अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू आवर सेकंड पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट इडियट नंबर 1। मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इडियट नंबर 2 और आपको मेरी तरफ से सलाम। मैं हूँ इडियट नंबर 3 आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आई गेस मैं इडियट नंबर 4 हूँ, मेरी तरफ से भी अस्सलाम। हाँ, तो आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट के लिए। इनका नाम है रमूस ताहिर। क्या हाल है आपका रमूस? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। हम भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले हम आपकी थोड़ी सी आपके पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर आइडिया मिल जाए। तो यू अटेंडेड हाई स्कूल इन केनिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, केनिया इज अ कंट्री इन ईस्टर्न अफ्रीका फॉर दोज हु डोंट नो। सोमालिया के साथ इसका बॉर्डर लगता है, सोमालिया का, तो आपको होपफुली पता ही होगा। हाँ जी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन केनिया एजुकेशन के हिसाब से? We can't hear you properly, Ramos. Can you hear me now? Yes. Yes, yes. Oh, अच्छा, मैंने तो आई सेइंग that was the first time I started being different from the common kid, क्योंकि जब मैं उधर गया था तो एक तो ऑब्वियसली उधर एजुकेशन इंग्लिश में थी, दूसरा उधर कोएड थी और तीसरा उधर मल्टीनेशनल किस्म की थी। तो इन माय क्लास आई हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम आई थिंक 15 डिफरेंट कंट्रीज। तो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर। बहुत एक कॉस्मोपॉलिटन किस्म का, बहुत ओपन माइंडेड और मतलब एक बहुत डाइवर्स किस्म का था। और फिर उसके बाद में इधर पाकिस्तान आया था ओ लेवल्स शुरू करने के लिए। I see. So, how many years you studied over there? 1 day less than 5. Oh, nice. तो किस ईयर में आप वापस पाकिस्तान आए थे? Sorry, I didn't listen. आज से 7 साल पहले, तो आई थिंक दैट शुड बी 2016, 2015, 2016, 2014, और यहाँ पे आपने लाहौर से फ्रोबेल से अपना O&A लेवल्स किया है। हाँ जी, फ्रोबेल्स इंटरनेशनल स्कूल से, जहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा टाइम रहा था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माय एकेडमिक्स एंड आल्सो माय सोशल लाइफ। लेकिन I had some of the best grades seen all over Pakistan. Alhamdulillah, I'm not going to brag about them. लेकिन I guess मेरी 4 से थोड़ी सी ज़्यादा distinctions थी O levels में, और फिर A levels में भी ये replicate हुआ। और अब जो है मैं undergraduate कर रहा हूँ टर्की से। Right. तो what subjects did you choose for O&A levels? I had the business group majorly, क्योंकि मुझे like class 7 और 8 में ही पता चल गया था कि यार ये साइंसेस नहीं पढ़ी जाएंगी, और मैंने उधर से immediately change कर लिया into the business group। और that's also the advice to that I give to my almost every junior कि अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप change करें, आप explore करें। लेकिन I had the business subjects, basically business accounting, economics, commerce, तो anything that has to do with the real world, मेरी expertise I guess उस तरफ की है। Right. वैसे that's one thing that I also regret. मैं अब सोचता हूँ कि काश मैंने business studies ले लिया होता साइंसेस के बगैर। तो आपको यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है उसके बारे में अगर ओवरऑल देखा जाए तो केनिया और पाकिस्तान में किस तरह से आपको डिफरेंट लगता है एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे और वहाँ पे? That's a very interesting question, क्योंकि केनिया में हर एक बच्चे को लगता था कि यार ये तो लड़का पाकिस्तान से आया है, ये इतना पढ़ता होगा और ये पता नहीं क्या करेगा और ये तो हमें पीछे छोड़ देगा। That was the basic feeling in Kenya for both Pakistani students and Indian students, क्योंकि मेरी क्लासमेट में मेरी क्लास में 5-6 इंडिया के भी बच्चे थे, तो उनको लगता था कि यार ये लोग जो है ना बड़ा पढ़ते थे। तो ऑब्वियसली मैंने वो इमेज मेंटेन ही की। मैंने कहा हाँ यार, पाकिस्तान में तो ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, लेकिन आई थिंक द रियलिटी इज स्लाइटली डिफरेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द किड्स, स्पेशली इन द पाकिस्तान सिस्टम, जहाँ पे आप उनको रट्टा लगवा देते हो। लेकिन केनिया में आई रिमेंबर माय टीचर्स स्पेसिफिकली टेलिंग मी
कि जो सी चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आपने समझनी है, अगर नहीं आती तो उसको छोड़ दो, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक दैट्स द मेजर डिफरेंस। जो केनिया में स्टडी थी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, although we had Edexcel O levels और A levels, वही सिलेबस था, वही सारा कुछ था, लेकिन not even once was I told to try getting high grades या फिर बस पढ़ लो, समझ लो, टेस्ट पास कर लो। But when it came to Pakistan, that's how it basically was. I think sadly that's how it still is for most of us. आई थिंक ये वैसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता, तो उनसे रट्टा लगवा दिया जाता है। और फिर रट्टा जब लगाते हैं तो जब एग्जाम दे के वो वापस आते हैं, उनसे 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद अगर वो कोई चीज़ पूछें तो उनको कुछ पता नहीं होता। वो रट्टे से उन्होंने एग्जाम तो दे दिया होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते आगे जाके। तो एग्जैक्टली, लाइक I'll give you a very pertinent example जो मैं मतलब मैंने आज ही देखी, शायद वो एक मीम वीडियो थी, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, इंस्टाग्राम पे बड़ी चल रही है। कोई पता नहीं एक छोटी सी पाकिस्तानी बच्ची से पूछता है, कोई बैकग्राउंड से पूछता है, डू यू नो हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और वो ऊंचा सा कहती है ना, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और फिर उसे पूछते हैं, वो इंग्लिश में पूछते हैं, हाँ जी, फिर उसे उर्दू में पूछते हैं, अच्छा आपको पता है पाकिस्तान किसने बनाया है, और वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता पाकिस्तान किसने बनाया है। Exactly. So I think that sums it up. That video really summed up how the Pakistani ratta education system is. इसकी एक और एग्जांपल ये भी कि जो एक और ट्रेंड पे आई है कि वो पूछते हैं कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो वो जैसे इस्लामाबाद का कहना है पी, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके अलावा वैसे अभी आप बीबीए कर रहे हैं फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? METU टर्की, मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम है। और ये टर्की की टॉप या सेकंड टॉप या थर्ड टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो जब आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे थे तो क्या ऑप्शंस थी आपके पास, और कहाँ से आपको एक्सेप्टेंस आ गई थी, और कहाँ पे आपने इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी थी बाकी यूनिवर्सिटी पे? यार अल्हम्दुलिल्लाह I had acceptances from like all over the world apart from US, क्योंकि US में मैंने अप्लाई नहीं किया था because of my personal grudge. For some reason I was really stupid, तो US को मैंने देखा भी नहीं। उसके अलावा from like Japan, Korea, UK, Canada, Australia, Kenya too, and obviously Pakistan and Turkey. इन सारी कंट्री से अल्हम्दुलिल्लाह I had acceptances from इनके भी one of the top 5 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि टॉप 5 एक कंट्री की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बाद जो नीचे नाम आते थे उनको तो मतलब मैं लिफ्ट ही नहीं करवाता था। अल्हम्दुलिल्लाह I was at that point कि ये कर सकता था। तो from all of these countries that I've mentioned I had acceptances, लेकिन I chose Turkey at the end क्योंकि एक तो टर्की इज द ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप, तो आपको एशिया भी मिल जाता है, आपको यूरोप भी मिल जाता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अल्हम्दुलिल्लाह दिस यूनिवर्सिटी गिव मी द बेस्ट ऑफर, क्योंकि आपको पता है शायद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मनी इज अ मेजर इशू। तो इधर आई हैव लाइक, क्योंकि आई नो आई हैव एक्सपेंसेस, यहाँ तक कि मुझे खाने पीने तक के भी जो है ना वैसे यूनिवर्सिटी दे देती है। राइट। तो वैसे भी आपकी 5 रिस्ट्रिक्शंस थी, तो मुझे लगता भी नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी ने आपको वैसे मना किया होगा जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है। तो नहीं I said that's not true. I had a rejection from Oxford. Oxford University is the one university that rejected me. उसके अलावा बाकी सारी acceptances और scholarships थी। Like I like mentioning this to people, although it is a rejection, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। लिमिट्स क्या है, राइट। तो जैसे हमने आपके अभी ज़्यादातर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात की है, तो आज का टॉपिक भी वैसे हमारा इसी बारे में है कि वाई एजुकेटिंग आवर सन्स इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल हर रोज़ कोई ना कोई केस आ रहा होता है, हम देख रहे होते हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पे खासतौर पे जो लड़के हैं उनकी वायलेंट नेचर, उसके बारे में हम काफ़ी देख रहे होते हैं। तो आई गेस idiot number 2, you can continue. As we all would know, that Pakistan is unfortunately going through, let's say, troubled times. There is a lot of gender-based violence, and some disturbing events have also taken place throughout the years. But in all of this chaos, personally, what I find hopeful is that the people are now understanding
understanding the gravity of the incidents. They know how important it is to raise voice against these kind of incidents, and they are raising because these kinds of, मेरे ख्याल से जो incidents है ये पहले भी पिछले सालों में भी चलते आ रहे थे, लेकिन इस पे बात करने वाला इतने लोग नहीं थे, लेकिन अब बात ज्यादा लोग करते हैं, तो this surely helps. Right. So let's start with our today's topic. तो सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि चेंज हमने इस कंट्री में किस तरह से लेके आना है. जो थिंकिंग है कि लड़कों की, जो बॉयज़ की थिंकिंग है, हमारे जो जितने भी लड़के हैं उनकी जो थिंकिंग है, उसके अंदर हम एक ग्रेजुअल चेंज कैसे लेके आ सकते हैं. क्योंकि जब तक इनकी थिंकिंग में चेंज नहीं आएगा, जब तक इनका जो एग्रेसिव बिहेवियर है इस पे लोग नहीं काबू पाएंगे, तो इस तरह के इंसिडेंट्स हम लोग जो है देखते रहेंगे. अगले 2-3 साल भी देखते रहेंगे, 5-6 साल भी देखते रहेंगे, 7-8 साल भी देखते रहेंगे. और जो लास्ट जनरेशन थी, आई थिंक उसको तो फेल कर दिया गया है. उसको अब आई डोंट थिंक कि उनकी थिंकिंग के अंदर चेंज लाया जा सकता है या उनको सही किया जा सकता है. बट इट्स इम्पोर्टेंट कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम हेल्प करें, उनको हम एजुकेट करें यंगर एज से, ताकि उनको पता हो कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, कहाँ पे वो क्या उनकी बाउंड्रीज हैं, क्या नहीं है उनकी बाउंड्रीज. तो रमूस, और इसमें ये भी आ जाता है कि जी कंटिन्यू करना पसंद करेंगे आप इससे आगे? हाँ यार, इसे सैडली आई थिंक इट्स प्रीटी मच ट्रू कि अगर आप at this point if you try to change the mindset of our older generation, I think जो पाकिस्तान में 40 above और 50 above men and both women है, तो like sadly I don't think that's a possibility. क्योंकि आपकी learning age तो like according to some scientists like 12, 13, 14 के पास खत्म हो जाती है. उसके बाद आप कोई बेसिक्स या नए कॉन्सेप्ट्स आप बहुत आसानी से नहीं सीखते. एंड वंस यू आर एन एडल्ट लाइक इन 2021, उसके बाद अगर कोई आपकी बेसिक मेंटेलिटी किसी बारे में चेंज करना चाहेगा ना, तो आई डोंट थिंक दैट्स रियली पॉसिबल. मतलब व्हाट आई मीन इज दैट अगर आप तीनों को बताया गया ना अंटिल द एज ऑफ 21 पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, पाकिस्तान में पानी भी है, पाकिस्तान में बिजली भी है, ये भी है, वो भी है, तो वंस यू विल बी स्टक विद दैट सॉर्ट ऑफ मेंटेलिटी. दैट्स नॉट ऑलवेज बैड, लेकिन ये होता है कि अगर 22 साल ऑनवर्ड्स आपकी यार पता चलेगा ना कि अच्छा पाकिस्तान में बिजली भी खत्म हो गई, दरिया भी सूख गए, और अगर आप इवन इफ इट्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज यू कैन सी द कंट्री गोइंग टू हेल, यू विल स्टिल नॉट एग्री विद द फैक्ट दैट यार हाँ पाकिस्तान में कोई खामियां हैं just because it's been fed into your mind. I think I'll agree with this point क्योंकि ये काफी ज्यादा हमारे यहाँ के लोगों का जो है माइंडसेट है. उनको लगता है कि पाकिस्तान एक पता नहीं कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है, पाकिस्तान जो है एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री है, इससे ज़्यादा बेहतर कंट्री दुनिया में हो नहीं सकती कोई. कराची की अभी मैं एक देख रहा था कुछ अर्सा पहले, एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर था कि आई गेस अराउंड मोर देन 50% कराचीइट्स थिंक के दे आर लिविंग इन द बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. तो उसके I think it's not the best city, it's the most populated city. In other words, what we can say. मोस्ट पॉपुलेटेड के अलावा उधर के वैसे भी अगर देखा जाए जितने उधर मसले हैं, जो चीज़ें हैं, और फिर भी अगर ये समझना कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी में रहना है, तो जाहिर सी बात है एक माइंडसेट जो है उनका, उसके अंदर कोई फॉल्ट है जो बचपन से हमें सिखाया जा रहा है, और जो हमारे मिली नगमे होते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं सारी कि पाकिस्तान एक बहुत कमाल कंट्री है. तो और एडिट टू दिस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतनी पहले 3 करोड़ के आसपास कर दी, उसके बाद भाई आप थोड़ा से इन टॉपिक्स भी तो, और नहीं बस हर चीज चलने दो. वैसे हर चीज हमारे लोगों ने देखनी है, लेकिन जो बेसिक्स है जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है वो किसी ने देखना ही नहीं. मतलब रूट्स में तो किसी ने जाना ही नहीं है, उसकी ग्रेविटी में तो जाना ही नहीं है, बस हो रहा है होने. आई थिंक यू आर राइट. अब पाकिस्तान के अंदर जैसे हमने टॉपिक जो है I can add, you know what he's talking about is like really true, and I think इस पे अब थोड़ी सी हमारी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन
going to the root of the problem is really important rather than just working to deal with the symptoms. अगर मतलब अगर आपको कोरोना की वजह से खांसी होती है तो आप ये नहीं कहोगे ओ यार खांसी वाला सिरप पी लो, फिर आपको कोरोना का ही हल निकालना है ना, कोरोना का हल निकालना है। तो इसमें अब आई लाइक टू एडमिट कि अब जैसे कि रमूज भाई ने भी बोला कि जो लर्निंग एज होती है वो 12 पे आके खत्म हो जाती है, और जब आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे होते तो जो 1 month to 10 years old वाला टाइम पीरियड है ना, ये बहुत बहुत जरूरी होता है। इसमें अगर आप सिखाओगे बच्चे को तो वो पूरी जिंदगी उसको लेके चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब अगर बच्चा समझ के आप उसको चीजें नहीं समझाओगे, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, एजुकेशन नहीं दोगे, तो सैडली अभी जो हम देख रहे हैं यही होगा जो अगर आप इस तरह नहीं करोगे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अर्ली एजुकेशन दे देनी चाहिए, चाहे सेंसिटिव टॉपिक भी हो, आप उसको थोड़ा सा उस पर एलेबोरेट करो कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है। अच्छे और बुरे का डिफरेंस तो कम से कम आप समझा सकते हो ना एज अ पेरेंट। यार देखो आई वुड लाइक टू एग्री ओवर देयर, लेकिन फिर वो ज्यादा ही अट्रैक्टिव चीज बन जाएगी कि हम वैसी बचपन में वही हरकतें करते हैं जो हम जिनसे हमें मना किया जाता है, जो हमें कहा जाता है जी रिस्ट्रिक्ट कर दो इस चीज से, तो हम वही करते, तो इस हिसाब से फिर वो सही होगा। यार रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, हमें बार हमें ये किया जाता है कि ना हमें बिल्कुल मना कर दिया जाता है, हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं समझाए जाते, हमें उसकी डिटेल्स नहीं बताई जाती, हमें बिल्कुल कुछ उसके बारे में नहीं बताया जाता कि क्यों गलत है, क्यों हम मना कर रहे हैं, क्यों आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। सिंपली आप उसको मना कर देते। तो बच्चों को क्या होता है, बच्चे दुनिया की सबसे क्यूरियस चीजें होती हैं। तो अब बच्चों का क्या होता है, बच्चों ने उसको एक्सप्लोर करना होता है अपने तौर पे। अगर आप उनको पता ही नहीं रहे तो वो अपने तौर पे उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जब वो अपने तौर पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके बाद। तो आई गेस यंगर एज से जो बच्चे हैं उनके साथ एक अच्छे वे में, एक तहजीब वाले तरीके के साथ आप एटलीस्ट टॉपिक्स जितने जो हम टॉपिक ज़्यादा सेंसर कर देते होते हैं, हर चीज़ को यहाँ पे बैन कर दिया जाता है, किसी चीज़ पे बारे में बात नहीं करने दी जाती। तो आई थिंक अगर उन पे थोड़ी सी बात की जाए, उन बच्चों को एक अर्ली एज से समझाया जाए उन चीज़ों के बारे में, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, तो आगे जाके ये जो उनका माइंडसेट है दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट टू द माइंडसेट जो अभी इस हमारी ऑलरेडी जनरेशन का है। That's 100% true, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप नोटिस करें तो इट्स इन ह्यूमन नेचर कि आप जिस चीज को डिमोनाइज करेंगे ना, वो चीज कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वो चीज आउट ऑफ सोसाइटी हो जाए। इंस्टेड ऑफ दैट इट बिकम्स अ टैबू, और फिर उसके पीछे जो है ना कल्ट्स बन जाते हैं। दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हाट यू कॉल सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक चलो सेक्सुअल एजुकेशन या फिर न्यूडिटी या समथिंग लाइक दिस। अब इट्स नॉट बिकॉज इनका नेचर सेंसिटिव है कि ये सोसाइटी में इनकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ द डिमोनाइजेशन ऑफ दीज टॉपिक्स, क्योंकि इनको ऐसे बता दिया कि यार नहीं इस चीज की बात नहीं करनी, ये शैतान का खेल है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि ये होता है कि इफ लेट्स से लाइक फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी सी मैं और जनरल बात करूं, जो सी चीज आप पहली दफा देखते हैं ना जिंदगी में, उस चीज से आपको हमेशा एक्साइटमेंट होती है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वुमेन्स बॉडी, इफ वी आर टू लाइक कंसीडर द मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट ऑन August 14th। अगर आपको सारी जिंदगी एक फॉर एग्जांपल कुर्सी ना दिखाई जाए और आप लाइक व्हेन यू आर 14 और 15 आप उस उम्र में जाके पहली दफा एक चेयर देखो, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू से यार ये क्या चीज है, ये तो कुर्सी क्या ही बात है, इसकी टांगे चेक करो, इसकी गद्दी चेक करो। लाइक यू गाइस गेट व्हाट आई मीन, राइट? यस वी डू। यस। तो बस हमारी सोसाइटी में इस चेयर को जो है ना, ये सारे टॉपिक्स बना दिए गए हैं जो विच आर लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट देम, लेकिन फॉर सम रीजन ऐसे नहीं होता। और फिर इसके पीछे जो है रॉन्ग किस्म की सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती है, जैसे कह रहे थे, और फिर लोग अपने ही फैक्ट्स निकाल के, अपने ही लॉजिक्स उन पे लगा के किसी अपने ही ट्विस्टेड किस्म की सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन पे आ जाते हैं, and then they decide कि अच्छा just because I'm a man I can I have power over let's say the body of another man or another woman or something like that। ये भी और एक और चीज जो
आई फील लाइक इधर हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा की जाती है, वो ये होती है कि जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद आप हर कुछ इस्लाम से रिलेट करना शुरू कर देते हो। आप बच्चों को ये तो बताते हो कि यार ये इस्लाम बेटा ये चीज मना है, आप ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन आप ये नहीं उनको बताते कि इस्लाम ने ये चीज क्यों मना है। कहा जाता है ना कि काले इल्म से ज्यादा खतरनाक आधा इल्म है। तो जब बच्चों के पास आधा इल्म होगा, बच्चों को ये तो पता है कि मना है, लेकिन ये उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्यों मना है, किस उस पर बेसिस पे मना है। अगर इस्लाम की बात ना करें, वैसे भी अगर बेसिक बात करें कोई, तो जब तक हम उनको बच्चों के साथ बैठ के उनको एक यंगर एज से टीचिंग नहीं देंगे इस चीज की, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक के ये जो चीजें हो रही हैं अभी हम देख रहे हैं, ये आगे अगली जनरेशन के साथ भी स्टॉप हो सकेंगी। इसमें जाहिर सी बात है कि द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यू, तो वही बात। इसमें पेरेंट्स का तो रोल होता ही है, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ अब 3 साल की उम्र में बच्चे को अगर आप स्कूल भेज देते हो तो मकसद तो यही है ना कि वो वहाँ पे भी एजुकेशन ही हासिल करे। अब हमारे स्कूल सिस्टम्स का ये होता है कि उनका मेन फोकस होता है ग्रेड्स, अपने ग्रेड्स लेने, आपने ग्रेजुएट होना, अच्छी यूनिवर्सिटी में लेना है, वो भी सही है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो, ताकि आप आगे आके ग्रेड्स लो तो उसका कोई फायदा हो, उसका कोई मतलब हो। अब अगर स्कूल्स में इस तरह की एजुकेशन दें, थोड़ा सा ग्रूम करें बच्चे को, तो आई थिंक इससे फर्क तो काफी पड़ेगा। That's true, लेकिन I think I disagree when you say कि change starts with you. Obviously, it starts with the person you. लेकिन I'd say कि in our case, trying to enact change from like a singular level is impossible, and I think we really need macro level sort of reform, both economic reform and social reform, for this change to be meaningful to us. क्योंकि चलो एक फैमिली में चेंज हो गया, लेट्स से ने अपने बच्चों को बहुत अच्छा समझाया, 3 के बच्चे जो हैं दे ग्रो अप टू बी सेंसिबल किड्स, मैंने भी ऐसे किया, आपने भी ऐसे किया, और 10 बंदों और ने भी ऐसे कर लिया, लेकिन until this happens on like a societal level or a national level, तब तक इस चीज का कोई फायदा नहीं है ना। Exactly. और फिर जो मतलब इसका हल है, जो मतलब लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, उस चीज पे आई गेस आर पॉलिसी मेकर्स इसलिए नहीं फोकस करते क्योंकि जो इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है ना, वो आपको 15-20 साल बाद मिलता है। कि अगर अभी आपने बच्चों की एजुकेशन और अवेयरनेस पे आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने पैसे लगाए, आपने स्कूल बनाए, आपने सेंटर्स बनाए, आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए, तो आपको अगले 5 या 10 साल तक तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको होगा 15-20 साल में जाके, जब ये बच्चे बड़े होंगे एंड दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, they know what they are doing, they know what they're supposed to do, they know what they're supposed to refrain from, तब आपको इस चीज का फायदा होता है। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, अब वो नून वाले हों या तहरीक इंसाफ वाले हों, उनको बस अपने जेबें भरनी है और उनको अपने इलेक्शन तक का मतलब है, उनको अगले पाकिस्तान की 20 या 30 साल में बेहतरी से मतलब तो नहीं है। हाँ, ये और इसका यही सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोचो। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसके अंदर हम ऐड करें तो एजुकेशन के साथ साथ एक और चीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि बचपन से लड़कों को खास तौर पे ये होता है कि ऑल बॉयज़ के अंदर डालना प्रेफर करते हैं पेरेंट्स भी, और ज़्यादातर स्कूल्स भी जो है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऑल बॉयज़ है। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के अंदर लानी चाहिए, वो है को एजुकेशन एटलीस्ट ग्रेड 8 तक तो लेके आए, एटलीस्ट ग्रेड 8 तक को एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। क्योंकि जब लड़के ऑल बॉयज़ के अंदर पूरी ज़िंदगी भर के बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, तो उनके अंदर की हवस, उनके अंदर की जो ठड़क होता है, वो जो उनके अंदर के आपस के अपने इमोशंस होते हैं, वो उनसे कंट्रोल नहीं किए जाते, और उनको पता नहीं होता कि किस तरह से कंट्रोल करना है, उनको ये नहीं पता होता किस तरह से हमने तो आई थिंक अगर उनको बचपन से एटलीस्ट ग्रेड 8 तक अगर आपको एजुकेशन पढ़ रहे तो उनको पता होगा कि उन्होंने किस तरह से को एग्जिस्ट करना है गर्ल्स के साथ। वो जब ऑल बॉयज में पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, वो वुमेन को इस तरह देखने से वुमेन कोई प्रोडक्ट है, ह्यूमन बीइंग नहीं, प्रोडक्ट है। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए।
That's true. I agree with you for the sake of reference. लेकिन चलो, I'm going to be the devil's advocate here, and I'm going to ask you how you reply to MTJ, क्योंकि he said that ये जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं ये को एजुकेशन की वजह से हैं. You remember, you know what I'm talking about, the दुआ, वो जो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी जिस दुआ की. जी जी. Yeah. So how do you reply to that? अब देखें, अगर आप इसको एक साफ सी एग्जांपल, अगर आप इस तरह से कहेंगे कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये तो होते रहेगा, क्योंकि आपको इंटरेक्शन नहीं करनी आती है, आपको कम्युनिकेशन नहीं करनी आती, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप किसी को जाके बोले, क्योंकि आप ऑल बॉयज में पढ़ रहे होते हो, जो साफ बात है. फिर आप कहते हो कि ये इसलिए होता है क्योंकि को एजुकेशन है. तो भाई अगर इतनी अर्ली एज से सब साथ पढ़ेंगे तो फिर ऐसे जो इमोशंस है वो उसी एज के अंदर अंदर ही मर जाएंगे. साफ जो बात है. I like to add another thing. वो ये कि जो आप रमूज बात कर रहे थे उसका ये कि अगर हम उस एक केस को देखें और उसके बाद अभी अगर हम मीनार पाकिस्तान के केस को देखें, तो आपने देखा होगा 400 लोग थे, ज़्यादा वीडियो आपने देखी होंगी, ज़्यादातर यंग लड़के हैं और उसके अलावा जो लोग हैं वहाँ पे वो मौलवी हैं. और अब ये दोनों को अगर आप देख लें, जो लड़के भी हैं वहाँ पे ज़्यादातर, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ ये लोग निकले होंगे पंजाब कॉलेज से निकले होंगे, ये लोग ऑल बॉयज से निकले होंगे, और खासतौर पे जो मौलवी वगैरह वहाँ पे नजर आ रहे हैं, दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, आधे साधे लोग होंगे वहाँ पे जो मदरसा में पूरी जिंदगी भरे हैं अपनी. और जैसे ही वो लोग बाहर निकले हैं तो उनको एक बिल्कुल ही नई दुनिया मिली. वो बाहर जाते हैं, किसी पार्क जाते हैं, कहीं जगह पे जाते हैं, लड़कियों को देखते हैं, वो पागल हो जाते हैं. एटलीस्ट जो हम सब को एजुकेशन में पढ़े, हम इस बात से एग्री कर सकते हैं कि जब आप को एजुकेशन पढ़ रहे होते हैं, आपकी फ्रेंड्स होती हैं आपके साथ, आप उनके साथ होते हो, आपको पता होता है कि किस तरह से आपने उनके साथ बिहेव करना है, किस तरह से आपने उनसे एक्ट करना है. अगर आप बाहर किसी लड़की को देख रहे हो तो किस तरह से आपने अपनी लिमिट्स में रहना है. लिमिट्स में रहना है. True. I'd like to add to it as well. ये नहीं कि आप एक बात से रेफर करूंगा. मैं अच्छा आप कर लो. हाँ कंटिन्यू. अच्छा, मैं आपकी वाली बात से रेफर करूंगा. जब आपने मूस भाई बोला कि जब किसी को अगर चेयर ना दिखाई जाए तो वो फिर अगर 12-13 साल की उम्र में चेयर दिखाई जाए, तो ऑब्वियसली अगर आप इसी तरह अगर को एजुकेशन में लेके शुरू से ही आ जाएं, उनको पहले से ही वो चेयर दिखा दें, उनको समझा दें कि गुड साइड क्या है, बैड साइड क्या है, तो फिर इफेक्ट तो पड़ेगा इससे. इसकी एक और एग्जांपल ये कि एक बंद पिंजरे में से अगर आप शेर को छोड़ देते हैं, बिल्कुल वही सिनेरियो के उसको फ्रीडम मिलेगा. तो लेट्स मूव टू अनदर पार्ट के. अब कभी कभी इस तरह होता है कि इमोरलिटी जो होती है वो अब लोग कूल लगने के लिए भी करने लगते हैं. आजकल के माशरे में आप लोगों ने देखा होगा, लोग दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे बैकग्राउंड से हैं, हम ऐसे काम करते हैं कूल लगने के लिए. That's true, and you know that's also like very sad. बहुत मतलब गंदे किस्म का sad है, क्योंकि I was having this talk with another friend today, और we also agreed on one thing कि जो इस चीज का अगर हल है ना, अगर आप मतलब solutions की तरफ हम आए और हम solutions की बात करें, तो इसका हल ना ये है कि आप किसी को religious point of view से समझाओ कि यार इस्लाम कहता है कि आपने लड़कियों से दूर रहना है, या फिर obviously क्योंकि you know Islam is against harassment of women. तो अगर आप किसी को ये कहोगे ना कि यार हमारा इस्लाम कहता है तो तुम ये ना करो, तो वो बंदा आपके सामने कहेगा यार तुमने बड़ी सही बात की है, मैं नहीं करता. लेकिन द नेक्स्ट डे दे आर गोइंग टू बी बैक एट इट अगेन. और ना ही आप मोरालिटी वाली आर्गुमेंट यूज कर सकते हो कि अगर आप किसी को कहो यार अगर तुम्हारी माँ बहन होती, विच इज अ वेरी इनवैलिड एंड अ वेरी डिस्गस्टिंग सॉर्ट ऑफ एन आर्गुमेंट कि यार अगर तुम्हारी माँ बहन होती. बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर ये भी कहा जाए तो वो फिर बंदा आपको कहेगा हाँ यार सही बात है, कल से मैं नहीं करूंगा. लेकिन आई एम श्योर द नेक्स्ट डे दैट बी बैक टू इट अगेन. और ना ही आप उनको और किसी अलग किस्म की ह्यूमैनिटी की बेसिस में या फिर यू नो सेक्सुअल इक्वालिटी की बेसिस में समझा सकते हैं कि यार जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन डज नॉट मीन दैट यू हैव राइट्स ओवर हर. आप इनमें से जोन से भी आर्गुमेंट्स किसी सेक्सुअल हरासर को या किसी पोटेंशियल सेक्सुअल हरासर को बताएंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू वर्क. द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू वर्क इज दैट इफ यू टेक देम back into the past like 5 to 10 years, और वहां से ही आप like the existence of women को सोसाइटी में नॉर्मलाइज करें. जब तक ये नहीं होगा तब तक और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही बात है जब आप पहली दफा चेयर को जिंदगी में देखेंगे तो यू विल बी वेरी एक्साइटेड कि यार ये क्या चीज है. बट इफ यू बीन सीइंग अ चेयर इन द सोसाइटी योर होल लाइफ, फिर
for like according to me, for like majority of the men, ये एक्साइटमेंट वाला या फिर ये जो प्रॉपर्टी, विमेन को प्रॉपर्टी समझने वाली बात है या उनको एक सब्जेक्ट या फिर एक प्रोडक्ट समझने वाली बात है, ये भी खत्म हो जाएगी फॉर मोस्ट ऑफ द मैन, ऑब्वियसली फॉर नॉट ऑल ऑफ द मैन बट फॉर सम ऑफ द मैन. लेकिन सैडली लाइक हमारी सोसाइटी में विमेन को डिमोनाइज किया हुआ है कि यार ये पता नहीं किस तरह की चीज होगी जो बंदी है अल्लाह की, ये पता नहीं किस तरह की चीज होगी और क्या होगा इसमें, जो हम भी सोचते रहते हैं यार अच्छा क्या बात है, कोई अजीब ही बात है. एंड यू नो लाइक इवन अप टिल लाइक नाउ कभी कभी ऐसे होता है कि यू नो आई एम फोर्स्ड टू थिंक अच्छा यार इज दिस रियली अ वुमन दैट डिड समथिंग सो ग्रेट, एंड like obviously that's not going to be on the mind of someone else, but for me it is, and you know that's just plain sad. ओके भाई, इससे मैं लिंक करना चाहूंगा कि अब आपने जिस तरह बोला कि अगले दिन अगर आप किसी को समझाओ, अगले दिन वो वही सेम काम करेगा और ना वो मानेगा, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है आजकल लोग. तो ये काफी सैड भी है और उसको बेहतर करने के लिए अब मेरे ख्याल से तो अब बहुत कम चांसेस हैं. यही हो सकता है कि आप अर्ली एजुकेशन दें उन्हें, 1 month to 10 years old तक के एज गैप के अंदर उनको एजुकेट करें. अब सैडली जो 40 years old और 50 years old है, इनको तो एजुकेट करने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. If I may add something, तो एक चीज जो अब हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है और वो जाहिर है वेस्ट की साइड से आई है, वेस्ट में बहुत ज्यादा, यूरोप में बीइंग नॉन रिलीजियस इज द न्यू कूल. तो अब अगर हम जो अब ये नई जनरेशन आ रही है इसको अगर हम पुरानी जनरेशन से फिर भी ये था कि अगर थोड़ा सा उनको रिलीजियसली हम करें तो वो थोड़ा बहुत समझ जाए. लेकिन जो न्यू जनरेशन आ रही है, अगर इसको इस्लाम के ऊपर आप इस्लाम की बात रख के इनसे बात करोगे तो इन्होंने उसका बिल्कुल आपके साथ ऑपोजिट करना है. इनके लिए कूल वो है जो इस्लामिक है, जो नॉन रिलीजियस चीज़ है ना, वो इनके लिए अब वो हो चुका है, कूल चीज़ बन चुकी है. तो आई थिंक कि अब अगर ये एक चेंज लेके आना है, मॉरल चेंज लेके आना है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मर्दों के अंदर, तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर जो उनकी बेस लेवल्स है. और ख़ास तौर पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. आई फील लाइक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, यू मे डिसएग्री, बट बचपन के अंदर जब स्कूल होता है तो स्कूल के अंदर हम हर तरह का लेसन देते हैं बच्चों को, हर तरह की चीज़ पढ़ाते हैं, हर कुछ समझा देते हैं, रट्टे लगवा देते हैं, रट्टे से उनको ग्रेड्स दिलवा देते हैं. लेकिन एक चीज़ जो भूल जाते हैं वो ये कि अगर स्कूल्स के अंदर, और ये अगेन अगर एटलीस्ट ग्रेड 8 तक ये लोग कर लें, स्कूल्स के अंदर अगर मोरल आपके बेसिक मोरल्स एथिक्स हैं, इनकी अगर क्लासेस अरेंज करवा दी जाए, अगर इनके बारे में बच्चों को एटलीस्ट वीक में 2 to 3 times एक लेक्चर दे दिया जाए, एक चीज़ समझाई जाए. कोई टीचर्स हो, स्पेशल टीचर्स ना हो बेशक, जो वैसी टीचर्स हैं, नॉर्मल टीचर्स आपके स्कूल के, अगर वही बच्चों को बचपन से, जब से बच्चा प्ले ग्रुप में आता है उस वक्त से अगर इस चीज़ के बारे में टीच करते रहें और उनको बताते रहें कि सोसाइटी में आपकी क्या जगह है, किस तरह से आपने सोसाइटी के अंदर बिहेव करना है, किस तरह से आपने रहना है, किस तरह से आपने दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह से खास तौर पे आपने वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है. तो अगर तो बच्चों को, जैसे पहले शुरू में बात हुई थी कि बच्चों को हम सबको बचपन से बता दिया था पाकिस्तान जो एक बहुत पावरफुल है, पाकिस्तान जो एक बहुत आला कंट्री है, पाकिस्तान के पास हर कुछ है. तो अगर इसी तरह से ये चीज़ बच्चों के माइंड में बचपन से ये चीज़ भी रख दी जाए कि वुमेन को किस तरह से रिस्पेक्ट करना है, किस तरह से क्या उनकी वुमेन की जो है प्लेस है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो अगर ये चीज़ भी बच्चों के अंदर बचपन से दिमाग में उनके डाल दी जाए तो आई थिंक काफ़ी हद तक इस तरह के केसेस के अंदर एक चेंज देख सकते हैं. ऑब्वियसली तो काफी फर्क पड़ेगा. तो आई गेस लेट्स कॉल इट एन एंड. अगर किसी ने अपने व्यूज और प्रेजेंट करने हैं तो फील फ्री टू. हाउ मच टाइम डू वी हैव? We can extend I guess two more minutes. I think you should extend the meeting if someone wants to talk more. Amuz bhai. Yeah, I'm sorry I did not get you. I'm saying कि हम extend कर सकते हैं टाइम, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप बोलिए, आप क्या बोलने लगे थे? Oh, अच्छा, क्योंकि I had some
major points that I need to be put out here in answer to what you said about westernization of Pakistan and religion being the new basis of coolness. तो इसमें देखो there are some different ways to look into this. You have to analyze this situation from many different lenses. तो अब I think you guys will get what I mean, लेकिन try to stay on my train of thought. तो जो पहली बात है ना वो तो ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में elite के लिए Islam becomes the uncool thing now, the actual Western people are realizing कि हाँ यार, some of the teachings of Islam are really the good stuff. And you might have noticed आजकल Instagram पे उतनी ज्यादा motivational posts आती हैं कि यार आप अपना दिन ऐसे करो वैसे करो. तो you might have noticed कि in some of those they always say कि यार winners wake up early, winners wake up at 4 a.m. and they sleep early too, all of that stuff, right? You guys get what I'm saying, right? Yeah. अब देखो इस्लाम में भी बिल्कुल इसी चीज की बात है कि यार आप फजर के लिए उठो और जो है ना आप अपना दिन जल्दी शुरू करो. You should start your day before the sun rises. But this is just like one example. इस तरह की और इतनी ज्यादा एग्जांपल्स है ना. लेकिन ऐसे होता है कि जब आपको यार कोई सीनियर बात बताता है ना, like let's say for example if a teacher of yours tells you a thing, अगर आपका एक टीचर कहता है कि अच्छा फतीन आप ऐसे ना करो, आप ऐसे करो, आप लाइन में खड़े हो, तो फतीन कहेगा यार ये बंदा पागल है, मैं क्यों लाइन में खड़ा हूँ. बट इफ लाइक let's say फतीन्स क्लासमेट says कि यार फतीन लाइन में खड़े हो जाए, तो फतीन भी सोचेगा अच्छा यार मुझे लाइन में खड़े हो जाना चाहिए. तो like what I'm trying to get to, my point is that the message is important but the messenger is so much more important. क्योंकि हमें अपना इस्लाम जो है वो मौलवियों से पता चलता है, तो हम कहते हैं यार ये सीन बैड है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें नहीं ये चीज पसंद. और हमें ये जो हमारी वेस्टर्न वैल्यूज हैं वो इन्फ्लुएंसर्स लाइक जे पॉल से पता चलती हैं, तो हम कहते हैं यार क्या ही बात है, हमें जो है ना अपनी भी बॉक्सिंग रिंग्स रखनी चाहिए और हमें अपना भी बॉक्सिंग शो शुरू कर देना चाहिए. That's just like one facet. और जो एक और बात है ना वो ये मैं कहूँगा, you might disagree, you probably will, लेकिन वो ये बात है कि पाकिस्तान में ना इस्लाम है ही नहीं. पाकिस्तान में सिर्फ वो इस्लाम है जो इस्लाम पाकिस्तानियों को पसंद है, जो इस्लाम पाकिस्तानियों के लिए कन्वीनियंट है, और जो इस्लाम नंबर 3 मौलवी अपनी पावर की वजह से चला सकते हैं. अब like if I start talking about क्या? He said he will agree with this. I would agree with your point. So will I. वैसे sorry for cutting you, जो आप बात कर रहे थे, तो but I think ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में हर मुस्लिम कंट्री में सेम प्रॉब्लम बन चुका है कि नहीं. According to my experience पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा. लास्ट मीटिंग आई थिंक हमारी स्टॉप हो गई थी, खत्म हो गया था, उसका टाइम खत्म. तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी वर. रमूज भाई. अच्छा हाँ, तो बेसिकली आई वाज सेइंग कि पाकिस्तान में तो इस्लाम है ही नहीं. पाकिस्तान में वो कन्वीनियंट मौलवी वाला इस्लाम है जो हमें पसंद है. तो व्हेन यू से दैट बीइंग अन इस्लामिक इज द न्यू कूल, दैट्स ट्रू, बट दैट्स ओनली ट्रू क्योंकि जो इस्लाम हमें पता है ना, मेजॉरिटी ऑफ द इस्लाम वो इतना मिसअंडरस्टूड है और इतना मिसट्रांसलेटेड है कि आई वुड से इट्स एक्चुअली फेयर, and I would say that it's actually logical to not like the Islam that we have in Pakistan. And like you guys might think, oh अच्छा नहीं क्या, how is that possible? क्योंकि जो पाकिस्तान में इस्लाम है ना वो इस्लामी नहीं है. I could give you so many examples that like I studied from my Islamiyat study या फिर outside of that in practical life. क्योंकि ऐसे है जो पाकिस्तान में इस्लाम है, like when I say Pakistan, I'm not generalizing, I'm not stereotyping, I'm just trying to get my point across. But the Islam that we have here is so pushy and so uncomfortable कि ये like I for one I do not believe, मैं मानता ही नहीं कि ये जो है ना एक असल किस्म का इस्लाम है. क्योंकि देखिए like I'd like give you some examples. अब इस्लाम में like I think some of the most important हदीसों में ये है कि this like in relevance to the azan, ठीक है, like my point is how easy Islam, actual Islam is. Now I'll be like talking about actual Islam कि वो कितना आसान है और वो कितना easily society में melt हो सकता है, और जो हमारा इधर इस्लाम पाकिस्तान है वो एक बिल्कुल अलग किस्म की चीज है. तो
इट इज सेड कि जिस हदूद में एक मस्जिद की अजान की आवाज जाती हो ना, उस हदूद में दूसरी मस्जिद की अजान की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मेरा एक जगह पे घर है, मेरा जोआ टाउन में घर है या बैरिया टाउन में है या जहाँ पे भी घर है ना, मेरे घर में ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले मुझे एक मस्जिद की अजान है फिर मुझे दूसरी की अजान है। डू यू गेट माई पॉइंट? लेकिन अब इधर ऐसे है कि इधर इतनी ज्यादा मस्जिदें बन गई हुई हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट मेकिंग अ लॉट ऑफ मसाजिद इज अ बैड आइडिया, लेकिन इतनी ज्यादा मस्जिदें बन गई हैं, यू गाइस वुड हैव नोटिस्ड कि जब आप इफ्तारी खोलने लगते हैं तो कोई आपको 7-8 अजानें जो है ना शुरू हो जाती हैं आना। दैट्स ट्रू राइट? सॉरी टू कट ऑफ, let me just make my point. Okay. लेकिन what I mean is that hearing one अजान is perfectly fine. लेकिन अब अगर मुझे यार 8 अजानें की आवाज आएंगी ना तो मैं भी सोचूंगा ये यार इस्लाम को क्या है। But that's what's wrong with पाकिस्तान का इस्लाम, not Islam. I think I'll agree with logic carries to so many other things. I think I'll agree with you till an extent. तो सबसे पहले तो जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो इस्लाम हम लोगों को पता है ना, वो इस्लाम है जो हमें मौलवियों ने, जो हमारे बाकी लोग होते हैं बड़े स्कॉलर्स, इन्होंने हमें बताया हुआ है, जो इनको बेनिफिट करता है उस हिसाब से। अब इसकी एक एग्जांपल ये होगी कि जब भी हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान कन्वर्ट होता है इस्लाम की तरफ, तो आप देखेंगे कि वो बंदा बहुत ज़्यादा इस्लामिक होता है, हर नमाज पढ़ेगा, कुरान पाक पूरा पढ़ेगा, उसको उसका कुरान का पूरा तर्जुमा सीखेगा, समझेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग होते हैं जो इस्लाम को अपने लिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को अपने लिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग नहीं करते। हम लोगों का ये होता है, जिस मौलवी की कोई बात सुन ली, दूसरे मौलवी की दूसरी बात सुन ली, तीसरे की तीसरी बात सुन ली, इन सब को आपस में मैशअप कर दिया और अपना एक हमने पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि इस्लाम ये कहता है, ये नहीं कहता। हमने उसके ऊपर अपने चौथे मौलवी बन गए ना, चौथे मौलवी बन गए। तो हमने कभी उसके ऊपर अपनी जो है ना रिसर्च वो नहीं करनी। एक और बड़ा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, वो ये होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो कुरान है या हदीस है, तो अब जब भी हम कोई हदीस पढ़ें या कुरान पढ़ें तो उसके अंदर ये आप देखेंगे एक चीज़ है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ की मुस्लिम्स को जो है अलाउंस है, हर चीज़ अलाउ की गई है। और साथ आगे लेकिन एक मसला है कि उसके आगे ना एक क्या कहेंगे उसको, एक वर्ड यूज किया जाता है बट। मतलब आप ये कर सकते हो लेकिन इसके लिए आप ये कर लो, लेकिन इस वे में आपने करना है। हम पहली जो उसके हाफ पार्ट है उसको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं समझते कि किस वे में हम इसको कर सकते हैं, किस वे में हम इसको नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का बेड़ा गर्क हुआ। किसी को कोई नॉलेज नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, हर कोई अपनी मस्जिद का मौलवी बना हुआ है। Exactly. That's exactly what my point was. तो इसमें एक और बात ये भी आ जाती है कि वैसे हमें कहा जाता है कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, और नो डाउट इट इज, लेकिन जो हमारे मौलवी होते हैं वो इतने जज्बाती, इतने अपने इमोशंस और बिलीफ ले जाते हैं कि असल इस्लाम से हट के वो बस अपनी बात करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आधे से ज्यादा लोगों को समझ भी नहीं आती कि वो बोल क्या रहे होते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। और फिर एक जगह कहते हैं इट इज अ रिलीजन ऑफ पीस। देखो that like once again brings me to my point. Islam is a religion of peace, लेकिन पाकिस्तानी मौलवियों का इस्लाम is not a religion of peace at all. लेकिन वो फिर इश्यू यही है कि देखो, अगर मैं एक मौलवी हूँ ना और मैं एक लॉजिकल किस्म की बात करता हूँ और मैं बंदों को वो बातें बताता हूँ जो उनको पसंद नहीं है, तो no one is going to like me. I'm not going to get that sort of attention. लेकिन अगर मैं उस तरह का मौलवी हूँ ना जो ऊंची जज्बाती तरीके से बोलूंगा और मैं अपने हाथ इधर उधर फेरूंगा और मैं कहूंगा, और अगर मतलब किसी ने कोई छोटी सी गलती कर दी, एक नमाज मिस कर दी, मैं कहूंगा तू काफिर, सारे पकड़ के इसको मार दो। If I'm that sort of a Maulvi, then I'm going to get so much more attention, so much more public's money, and you know like so much more publicity, कि मुझे नॉर्मल बात करने का, मुझे तरीके की बात करने का, मुझे असल इस्लाम की बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। Yes, जो बात की है वायलेंस वाली, उसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस बात के ऊपर कि
पाकिस्तान की अवाम इंतहा से ज़्यादा वायलेंट है। अभी कोई छोटी सी छोटी बात होती नहीं है, हर कोई आ जाएगा, इस बंदे को फांसी दे दो, इसका सर कलम कर दो, इसको मार दो। छोटी बात है उसके ऊपर सर कलम कर दो, बड़ी बात है सर कलम कर दो, फांसी दे दो, मार दो इस बंदे को। कोई भी अगर केस आता है, कुछ होता है, तो इनका ये होता है, एक तो वायलेंस बहुत ज्यादा, दूसरा इनके अंदर पेशेंस नहीं है। अभी ना प्रॉपर रिसर्च होने दी है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होने दी, बस बंदे को लटका दो, इसको सांस ना लेने दो, इसको लटका दो। तो अब ये जो वायलेंस होता है, हमारी ये जो हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, जो हमारा वायलेंस इतना ज्यादा, ये इफेक्ट करता है, आई थिंक ये इफेक्ट करता है हमारी यूथ को। और हम में तो फिर भी अगर थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली इस जनरेशन के अंदर कम वायलेंस होगा, तो हमने देखा होगा कि जो हमारी अब ओल्डर जनरेशन है वो बहुत ज्यादा वायलेंट है। छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे वो डांटना शुरू कर देंगे, उनसे कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती। तो आई थिंक ये चीज जो है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे यूथ को, और फिर यूथ के अंदर यही सेम वायलेंस आता है जो वो आगे अपनी लाइफ के अंदर जाके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस पे एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दो इट इज एग्रीड कि जो आप मतलब कह रहे हो वो सही है, लेकिन इसमें एक ये बात भी कि लोगों के पास इतनी जगह ही नहीं है। मतलब अब एक बंदा एक वीकेंड होता है, वो कहाँ जाए? माशाल्लाह से हर जगह घर बने हुए, हर जगह कोई जगह ही नहीं, मतलब कोई ऐसा पार्क ही नहीं है, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, तो बंदा करेगी क्या? फ्रस्ट्रेशन ये दुनिया में सिर्फ रहेगी, खासतौर पर पाकिस्तान में। तो बंदा उठता है, ऑफिस जाता है या स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जो भी है, घर आता है, वापस से फिर पढ़ता है, जो भी काम है, तो वो मतलब जो उसकी अंदर की इतनी जो उसमें भड़ास है, वो उसको कहाँ जाके निकालेगा? वो कोई एक्सप्लोर कुछ करना चाहते हैं, उसके पास कोई ऐसी जगह ही नहीं। तो एक ये पॉइंट भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन वो एक अलग डिबेट आ जाती है फिर। हाँ, आई थिंक बात ठीक है आपकी, लेकिन वो फिर एक ये होता है कि अलग डिबेट के अंदर वो आ जाएगा कि वो उसमें फिर गवर्नमेंट आ जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें फिर बहुत कुछ। तो सम इट ऑल अप मैं तो एंड में यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमने डिस्कस किया, अर्ली एजुकेशन देनी चाहिए, को एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, और जो खुद हम अपने तरीके से इस्लाम को ब्लेंड करते हैं और उसको मतलब अपने तरीके से यूज करते हैं, उसको उस तरह नहीं करना चाहिए। जो इस्लाम है उसको वैसे ही रहना देना चाहिए, बिकॉज इस्लाम अगर रिलीजन ऑफ पीस है तो उसको पीस ही रहने दो। सही बात है, और आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अब रमेश भाई, आपसे हम पूछेंगे कि आप अपने फाइनल वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये जो हमारी थिंकिंग है और जो हमारी यूथ है, किस तरह से इसके अंदर चेंज लाया जा सकता है? यार, apart from like we talked about all this, apart from education and awareness, तो इसका कोई हल नहीं है। तो बात वही है कि आपने जो है ना किसी चीज को डिमोनाइज नहीं करना, और लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली, और लाइक आई थिंक नॉट इवन मोर इम्पोर्टेंटली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो बात है वो ये है कि जब तक आप हर किसी चीज को एक ओपन काम माइंड से नहीं ना देखते, तब तक आपका कोई बात नहीं बनता। माई लाइक इट कैन बी अ केस अबाउट सोशल हरासमेंट, इट कैन बी अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इट कुड बी अ डोमेस्टिक इशू इन योर ओन हाउस, लेकिन जब तक आप उसको एक काम माइंड से एनालाइज नहीं ना कर सकते, तब तक आप उस चीज के बारे में या फिर आप अपनी भी जिंदगी में कहीं पे पहुंचोगे ही नहीं। अब अगर आप वो हरासमेंट केस को देखो और आपको यार इसको लटका दो, इसको मार दो, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। लेकिन इफ यू लुक एट इट, और फिर आप जिस तरह अभी आई थिंक हाउ वी व्हाट वी ट्राई टू डू, अगर आप उसके थोड़ी सी डेप्थ में जाओ तो फिर यू आर गोइंग टू कम टू अ सॉल्यूशन दैट्स सो मच मोर वायबल, दैट्स so much more practical, and that's something that's actually going to make a change in both society and your life. एंड फिर अगेन एंड में ये बात आ जाएगी कि इस कौम के अंदर सब्र तो है नहीं, पेशेंस है नहीं, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसा प्लान है जिसको एटलीस्ट रूट पकड़ते पकड़ते 10 to 15 ईयर्स लग जाएंगे, और ये हम अगर इसके असरात देख सकते हैं तो सिर्फ अगली जनरेशन में देख सकते हैं। इस जनरेशन से तो इस जनरेशन की जो थिंकिंग है उसको चेंज करना अब आई डोंट थिंक इज पॉसिबल या इज इजी। तो थैंक यू सो मच रमूस फॉर जॉइनिंग अस, और आई थिंक विल बी सीइंग यू अगेन इन फ्यूचर। तो नहीं, thank you very much for featuring me here. It was an honor.
the honor was all ours. तो अल्लाह हाफिज पे आई थिंक इस पॉडकास्ट की तरफ से A large platform. not now, inshallah in the future. So take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Peace out.